हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SWA परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द नेशनलिज्म, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक को कवर किया है और आगे के जो टॉपिक हैं उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके बारे में समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अ न्यू कंजर्वेशन कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले जो शासन व्यवस्था संभाली थी वो जो है नेपोलियन बोनापार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 1815 के बाद फिर से एक नई रूढ़िवादी जो है शासन तंत्र जो है फिर से जो है यूरोप में जो है विस्तार जो है लेने लगती है। तो उसमें होता क्या है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जब होता क्या है, 1815 में जब नेपोलियन का क्या हो जाता है, हार जाता है, नेपोलियन की पराजय हो जाती है, तो जो यूरोपीय सरकार होती है वो फिर से किधर की तरफ बढ़ती है, रूढ़िवाद की तरफ बढ़ती है। रूढ़िवाद की तरफ बढ़ने का मतलब होता है कि वही परंपरा फिर से लाना चाहती है, राजशाही परंपरा, जो कि पहले के समय में क्या है, चलती रहती है। पहले के समय में वही राजशाही शासन, ठीक है, कुछ वर्गों को बहुत ज़्यादा जो है विशेषाधिकार मिलना, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसी की तरफ फिर से क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव, जिसको हम रूढ़िवाद या फिर परंपरावादी कहते हैं। इसी को कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। अब देखिए इसमें क्या है, रूढ़िवादी जो विचारधारा होती है उनका मानना ये होता है कि हम फिर से जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उन्हीं को फिर से क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। जैसे कि इसमें है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की जो पारंपरिक संस्थाएं थी उनको स्थापित करना। एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, यानी कि ऐसी सोसाइटी, ऐसी समाज की स्थापना करना जो कि जैसे कि मोनार्की, यानी कि पहले के समय में चलती थी, यानी कि राजशाही व्यवस्था। और द चर्च, सोशल हेरारकी, चर्च की स्थापना करना। सोशल हेरारकी, सोशल हेरारकी का मतलब होता है, हम जिसको कहते हैं सोशल का मतलब होता हो जाएगा सामाजिक, और हेरारकी का मतलब होता है पदानुक्रम। होता क्या है इसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल एक किसी विभाग का, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो उसमें सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, ठीक है, एसआई के बाद फिर टीआई, या जिसको हम सीआई कहते हैं, जिसको हम थाना अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, या दरोगा कहते हैं, वो होता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर डीएसपी होता है, फिर एडिशनल एसपी होता है, फिर एसपी होता है। ऐसे ऐसे करके जो रैंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हेरारकी बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको कहते हैं पदानुक्रम। तो ये व्यवस्था फिर से क्या की जाए, लाई जाए। और क्या कौन सी व्यवस्था लाई जाए, द फैमिली प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी, यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, और परिवार को जो है सुरक्षित रखने की, परिवार को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि पुरानी व्यवस्था को कुल मिलाकर इसका मतलब ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट को जब हराया जाता है तो हम जितनी भी पुरानी व्यवस्था थी उससे पहले उन सभी को क्या करेंगे, फिर से लाएंगे। और उसी को कहा गया अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद फिर से एक नई रूढ़िवादी जो है विचारधारा कह सकते हैं, या सिस्टम की क्या होती है, स्थापना फिर से होना जो है चालू होता है।
आगे इसमें है द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up the settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich and they drew up the Treaty of Vienna of 1815. तो अब देखो नेपोलियन को हराने के लिए जो भी यूरोपीय शक्तियां थी, ठीक है, यानी कि यूरोपियन पावर थी, जैसे कि कौन कौन थे, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, पर्सिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब के सब लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। कहां पर एकत्रित होते हैं, वियना में, ठीक है, वियना में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ये लोग जो हैं एक समझौता करते हैं। कौन सा समझौता करते हैं कि हम क्या करेंगे, नेपोलियन को क्या करेंगे, हटाएंगे, और नेपोलियन को हटाने के बाद हम जो हमारी पुरानी व्यवस्था है, ठीक है, पुराना जो सिस्टम है उसको फिर से क्या करेंगे, लागू करेंगे। और होता भी क्या है, उन्होंने 1815 में एक वियना की संधि करते हैं, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग लगभग ये टॉपिक क्या है, पूछी जाती है। तो 1815 में क्या करते हैं, वियना की संधि करते हैं, ठीक है, और वहां पर ये समझौता करते हैं ये सारे देश आपस में मिलकर कि हम नेपोलियन को हटाएंगे, ठीक है, पर उसको हराएंगे और हम पुरानी व्यवस्था को फिर से क्या करेंगे, यूरोप में लाएंगे। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं इसमें हम ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में। मेजर पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि वियना की जो संधि होती है उसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी बात उनको उनके बीच में होती है, कौन कौन से पॉइंट्स को रखा जाता है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से जो है कंफर्म रहता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ये हो सकता है, ये टॉपिक आ सकता है। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स वाइज देखेंगे, और इसमें से अगर आपको 4-5 पॉइंट याद है तो इनफ है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। आप लोगों को पता है कि फ्रांस में जो डायनेस्टी यानी कि जिस वंश का शासन चलता रहता है उसको हम बर्बन डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे लुई 16 है तो वो इसी डायनेस्टी का क्या होता है, राजा होता है। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की जो क्रांति होती है उसके बाद वो क्या होता है, पूरी तरह से उसकी जो सत्ता होती है वो एकदम से चली जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इस ट्रीटी के बाद जब नेपोलियन को क्या किया जाता है, कई सारे देशों के मदद से जब उसको हराया जाता है, तो हराने के बाद फिर से ये जो सत्ता होती है ये क्या होती है, फिर से फ्रांस में आने लगती है, और जो है अपनी जो उसकी राजशाही व्यवस्था है उसको, राजशाही जो विचारधारा है उसको क्या करने लगता है, वो उसका विस्तार होने लगता है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज विच इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो फ्रांस क्या होता है, फ्रांस जो नेपोलियन के शासन काल में क्या होता है, जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, खो देता है। यानी कि नेपोलियन हार गया, तो नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस का जो भी क्षेत्र है नेपोलियन के द्वारा जो अर्जित किया गया है वो फिर से क्या होता है, चला जाता है। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent its exceptions in future। तो फ्रांस का जो भी विस्तार हुआ होता है उसको रोकने के लिए जो नई नई जो सीमाएं बने होती हैं, ठीक है, वहां पर नए नए राज्यों की क्या होती है, स्थापना होती है। जैसे फ्रांस जो हमारा रहता है, ठीक है, तो फ्रांस में नेपोलियन का जब शासन आता है तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, जो फ्रांस की बाउंड्रीज पर जो नए नए स्टेट होते हैं उनको जीतता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो वो जो स्टेट होते हैं वहां पर क्या होता है, नए नए राज्य की स्थापना फिर से जो है पुनः से
शुरू होने लगती हैं। अब कौन कौन से जो है किंगडम बनते हैं, तो देखिए द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, नीदरलैंड की साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और कौन से साम्राज्य की स्थापना होती है, which included Belgium was set up in the north and Geneva was added to Piedmont in साउथ, यानी कि उत्तरी भाग में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, जिसमें बेल्जियम भी क्या होता है, शामिल होता है, और दक्षिणी भाग में जिनेवा को पीडमॉन्ट में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो क्या होता है, ये कुछ नए साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो इसमें होता क्या है, Persia was given new territories on its western frontiers, including Sanoxy, Saxony, while Austria was given control of northern in Italy। ठीक है, अब देखिए पर्सिया जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर क्या है दिखाया गया है, ये है। इसमें होता क्या है कि पर्सिया की जो पश्चिमी सीमाओं के जो क्षेत्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्सोनी भी, ठीक है, उसमें क्या होता है, सैक्सोनी भी क्या होता है, शामिल होता है। जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रियन एम्पायर यहाँ पर है। ठीक है, और इसका जो नियंत्रण है, ठीक है, इटली का जो नियंत्रण है वो ऑस्ट्रिया साम्राज्य को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। फिर क्या होता है, जर्मन confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was not affected by the treaty। यानी कि नेपोलियन के द्वारा जो 39 राज्य होते रहते हैं, ठीक है, जो कि जर्मनी में आते रहते हैं उसके समय में, तो इस जो ये जो ट्रीटी होती है, ठीक है, इस ट्रीटी से क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हैं, यानी कि उन पर कोई भी असर क्या है, नहीं पड़ता है। उसके बाद है इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवेन पार्ट ऑफ पोलैंड। तो ईस्ट में जो रसिया होता है, ठीक है, यानी कि रूस जो होता है वो पोलैंड का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ईस्ट हमारा क्या है, ये जो डायरेक्शन है, यहां देखिए रसियन एम्पायर है, ये है हमारा क्या, ईस्ट। ठीक है, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में क्या होता है, रूस जो है पोलैंड का एक हिस्सा होता है, यानी कि पोलैंड में वो आता है। अब इसका क्या है, क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस वॉज टू रिस्टोर द monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। Conservatives regimes that were set up in 1815 were ऑटोक्रेटिक, यानी कि इस सम्मेलन, यानी कि ये सारे लोग, ये जो देश हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये साम्राज्य जो आपस में मिलते हैं और ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं, तो इस सम्मेलन का केवल मेन एक ही उद्देश्य होता है कि नेपोलियन को क्या करना है, वहां से हटाना है। नेपोलियन ने जो साम्राज्य स्थापित किया है, और उसकी जगह यूरोप में फिर से पुरानी जो रूढ़िवादी साम्राज्य जो चल रही है उसको क्या करना है, फिर से वापस लाना है। ठीक है, उसको वापस लाएंगे, और जैसी व्यवस्था पहले चलती थी मोनार्की वाली, ठीक है, मेन जो उनका जो काम था, जो रीजन था, वो यही था कि मोनार्की को हमें क्या करना है, फिर से
इस्टेब्लिश करना है, यानी कि स्थापित करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में यही इतना था। अगर हम ट्रीटी ऑफ वियना देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ वियना में हम क्या करेंगे, यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें नेपोलियन बोनापार्ट के शासन को उखाड़ फेंकना है और पुरानी जो व्यवस्था है उसमें उसको हमें फिर से क्या करना है, लाना है। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उस पर जो नए राज्य को जो उसने अपने कब्जे में लिया था उन सभी को स्वतंत्र किया जाता है और उसके स्थान पर क्या किया जाता है, नए नए राज्यों की स्थापना की जाती है। ठीक है, जैसे नीदरलैंड है जो कि बेल्जियम बेल्जियम उसी में आता है, जिनोवा है, ठीक है, उसके बाद पर्सिया है, ठीक है, रसिया है। तो ये सारे फिर से जो फ्रांस के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वो फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर से वहां पर एक नई रूढ़िवादी साम्राज्य की स्थापना फिर से हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक ये आप देखिएगा, समझिएगा, जो ना समझ में आए उसको फिर से क्या कीजिएगा, आप कमेंट में पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।